और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं RCEP की, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या है? ये बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो अभी रिसेंटली 15 नवंबर 2020 को साइन हुआ है 15 कंट्रीज के बीच में। तो आज के टॉपिक में दो मेन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि इन कंट्रीज़ ने ये वाला जो RCEP पार्टनरशिप साइन की है, ये क्यों की है, और इंडिया जो इसका इनिशियली पार्टनर था नेगोशिएशन में, उसने एक साल पहले इससे बैकआउट कर लिया था। तो उन्होंने बैकआउट क्यों किया? तो इसके अंदर जो 15 कंट्रीज़ ने साइन किया है उसमें 10 तो आसियान कंट्री है, जैसे कि मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया। उसके अलावा आपकी 3 ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी है? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। और 2 ओशियान कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एंटायर हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बना है इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपका यूएस, मैक्सिको, कनाडा से भी बड़ा है, यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा है और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? इन वॉल्यूम अगर बात की जाए तो ये 30% ऑफ एंटायर वर्ल्ड जीडीपी ये सारी कंट्रीज मिलके कंस्टिट्यूट करती हैं, जो कि लगभग 26.2 ट्रिलियन डॉलर्स होता है। मोदी जी बात कर रहे थे कि इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर बनना है। ये सारी 15 देश मिला के 26.2 ट्रिलियन डॉलर्स होता है। और इनका टारगेट है कि बेसिकली 2050 तक ये सब 15 कंट्रीज मिला के 100 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगी, जिसमें मेन फायदा चाइना और इंडोनेशिया को होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर ज्वाइन होने का फायदा ये था कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम ये एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप होने वाली थी और इसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया पूरे 15 देशों के लिए ओपन हो जाता। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग नेशंस हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद एग्रीमेंट था। और इसके अंदर मेनली उनको फायदा इस तरह होने वाला था कि 90 to 95% टैरिफ्स रिड्यूस होने वाले थे आने वाले 20 सालों के अंदर। तो अगर आपका इंपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा तो आप इजीली, जैसे कि आज मैं स्टेट्स के बीच में कोई भी सामान को ले जा सकता हूँ, ला सकता हूँ, एक मिनिमम टैक्स मुझे देना पड़ता है जो कि रोड टैक्स या ट्रांसपोर्ट टैक्स होता है। उसी तरह मैं देशों के बीच में सामान को ला या ले जा सकूंगा और बेच सकूंगा। तो फ्री ट्रेड जोन एक क्रिएट हो जाएगा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग नेशन हो तो आपको भी ओपन मार्केट अच्छा लगेगा, जिसमें पहले आपको अगर 40% टैक्स लग रहा था, अब 40% नहीं लग रहा है, तो आपके लिए फ़ायदा ही है, आपका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, ज़्यादा बिकेगा। अब RCEP में ये पहली बार है कि एशिया की 3 बिगेस्ट इकोनॉमी ने एक साथ एग्रीमेंट किया है। कौन कौन सी? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। इन 3 देशों को छोड़कर इंडिया भी एशिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन इंडिया इसके साथ शामिल नहीं हुआ। इसके बहुत सारे रीजंस थे। रीजंस क्या थे कि इंडिया डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग वाला जो उसका पीरियड था उसको जंप करके सर्विस वाले पीरियड में जा चुका है। अब अभी की तारीख में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रिवाइव हो। अब फ्री ट्रेड जोन अगर क्रिएट होता है तो एक लॉजिकल बात है कि अगर मैं सामान बना रहा हूं तभी तो मुझे मार्केट चाहिएगा, लेकिन अगर मैं सामान बनाने में ही कमजोर हूं तो दूसरा जो सामान बना रहा है वो मेरे मार्केट में ज़्यादा पेनिट्रेशन करेगा और मेरी इंडस्ट्रीज उस तरह से नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, हम लोग देख भी रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, ये दोनों चीज़ों के अंदर हम एंटायरली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और हमारा पूरा मार्केट उनके प्रोडक्ट से पेनिट्रेटेड है, जिसको रोकने के लिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि हम एप्स को बैन कर रहे हैं और हम स्टील प्रोडक्ट्स को भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि रॉ स्टील इंडिया का होता है, चाइना भेजा जाता है, उसमें जिंक मिलाया जाता है जिससे कोरोजन नहीं हो और वो वापस इंडिया में भारी दामों में बेचा जाता है। तो टाटा ने भी इसके ऊपर इनिशिएशन लिया है कि सारा का सारा स्टील यहीं से लिया जाएगा इंडिया में और यहीं पे उसको प्योरीफाई किया जाएगा। इसी तरह करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ के प्रोडक्ट्स सारे मोबाइल फ़ोन, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते चाइना के अंदर हैं। तो अगर ये वाला एग्रीमेंट में इंडिया पार्टिसिपेट कर लेता तो चाइना सारा का सारा मार्केट इंडिया का खा जाता।
और हमारे यहाँ पे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं वो नहीं ग्रो हो पाती। एक बार तो टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया का इसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ में। हमारा 64% डेफिसिट हो गया था चाइना के साथ में। कहने का मतलब ये था कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया था, चाइना से जो इंपोर्ट आ रहा था वो ज़्यादा हो गया था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि आप जितना बाहर भेज रहे हो उससे ज़्यादा आप मंगा रहे हो। तो 64% हो गया। तो चाइना ने उसके अंदर भी स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई इसको मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। आप ये देखिए कि 60% चाइना से आ रहा है, 40% हांगकांग से आ रहा है। तो हांगकांग एक अलग कंट्री माना गया था जब ब्रिटेन ने उसको चाइना को हैंडओवर किया था कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट सिटी रहेगा और 20 साल बाद में ये आपका पार्ट बन जाएगा। तो वो मैनिपुलेशन चाइना ने किया। इस आरसीईपी में भी इंडिया ने 2 शर्तें रखी थी कि भाई एक तो आप ऑटो ट्रिगर इस्तेमाल करेंगे। ऑटो ट्रिगर का मतलब ये है कि मिनिमम क्वांटिटी आपकी सेट होगी जो आप फ्रीली ला सकते हो, जिसपे ये एग्रीमेंट काम करेगा, लेकिन उसके ऊपर आप लाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज थी, इसके ऊपर चाइना मान गया था, दूसरी चीज थी रूल ऑफ ओरिजिन आपको बताना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली तो मेरे को भेज रहे हो एक्स अमाउंट और वही आप वाया यानी आपने बर्मा या मलेशिया में डाल दिया वाई अमाउंट और वो फिर इंडिया में आया तो वो बर्मा और मलेशिया में काउंट होगा। बट रूल ऑफ ओरिजिन क्या कहता है कि वो चाइना से उत्पाद आया है तो चाइना में ही काउंट होना चाहिए। तो वो चीज़ के ऊपर चाइना एग्री नहीं हुआ। अब इसके अंदर हम इंडिया को 2 मेजर जगह से खतरा था। चाइना का हमने बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील, इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमें चाइना से खतरा है। अब इंडिया की इकोनॉमी सब लोग जानते हैं कि 60% फार्मर्स है। अब फार्मर्स का मेजर प्रोडक्शन क्या होता है? आपका अनाज, दूध, यानी फार्मिंग या डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑल ओवर वर्ल्ड आपके लीडर हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। वहाँ भी पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। जैसे ही इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया एज अ पार्टिसिपेंट अगर मान जाता तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आते हैं। और वहाँ पे क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इकोनॉमिक्स का रूल बहुत सीधे सीधे कहता है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, और कम प्राइस के ऊपर अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट आता है तो इंडिया के सारे फार्मर्स की इकोनॉमी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। हम तो वैसे ही देखते हैं कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चाइना अकेला नहीं था, बाकी सब लोगों से भी हमें थोड़ा थोड़ा खतरा था। और इंडिया ने, इन सारे देशों ने, 15 देशों ने ये भी कहा है कि इंडिया आने वाले टाइम में जब भी रेडी हो तब वो इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अभी इंडिया के लिए मेन स्टेप क्या है कि उसको जो कमियां दिख रही हैं उनको वो पूरा करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करे और फिर इनको ज्वाइन करे, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स इनके देशों को या इनके देश में बनने वाले प्रोडक्ट्स को काउंटर कर पाए। तो आरसीईपी के बारे में उम्मीद करते हैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। और अगर आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।